सो आज हम लोगों को डिटेल में बात करनी है फजांस रूल के बारे में। तो क्या रूल है? तो फजांस रूल सबसे पहले हमें क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द कोवलेंट नेचर या कोवलेंट नेचर बोलेंगे, नेचर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कैसे एक आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, एक कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो कोवलेंट नेचर और कोवलेंट करेक्टर एक ही बात है। आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसका कुछ परसेंटेज होता है। अब वो क्या परसेंटेज होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना कोवलेंट कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ज़्यादा आयनिक है, मोर आयनिक, और ये क्या है, लेस आयनिक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसका 90% आयनिक करेक्टर है तो इसका लिख सकते हैं हम लोग 70% आयनिक करेक्टर। तो मतलब ये 70% आयनिक है, 30% कोवलेंट है। तो ऐसा होता है कि हर आयनिक कंपाउंड का कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है, वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। और कितना कोवलेंट करेक्टर होता है ये हमें क्वालिटेटिवली कौन बताता है, फजांस रूल बताता है। तो फजांस रूल डिस्क्राइब्स द कोवलेंट करेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर होगा वो क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली, कि कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस इतना बता सकता है। ये नहीं बता सकता कि 30% ज़्यादा होगा या 40% कम होगा। तो नंबर्स के केस में हम लोग फजांस रूल यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो फजांस रूल करने से पहले मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई थी, एक बताई थी पोलराइजिंग पावर। सो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर इज दी पावर टू पोलराइज एन एनायन। ठीक है, एक एनायन है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे कैटायन है। तो कैटायन की पावर होती है कि कैसे इस नेगेटिव चार्ज, कैसे इस एनायन का नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लिया जाए। तो पहले ऐसे था, और अब मैं इसको दूसरे कलर से बना के दिखा देता हूँ कि अब वो जो है वो ऐसा हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि नेगेटिव क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर बीच में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पास थे उसने कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिए थे। कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास क्या बन गया था, आयनिक बॉन्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो कैटायन में था उसकी पावर इतनी हाई थी कि उसने इलेक्ट्रॉन वापस अपने पास खींच लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाते हैं तो बीच में जब आते हैं तो वो कैसा बॉन्ड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि जब कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है या अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे एक एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे एक एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। अब जो बीच का होता है वो इस तरीके से होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बीच में खींचे चले आते हैं, क्योंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हाई होती है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसफर हो चुके थे एनायन के पास, अब उसको उसने क्या कर लिया, वापस खींच लिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाते, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते तो मतलब क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग मतलब कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट करेक्टर आ गया है उस एटम वो बॉन्ड के अंदर। तो ये पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है कि एक आयनिक बॉन्ड धीरे धीरे कोवलेंट में कन्वर्ट होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, पावर ओनली फॉर कैटायन, सिर्फ कैटायंस की होगी, एनायंस की नहीं होगी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से डायग्राम बना रखा है, लिथियम आयन है जो कि कैटायन है, और यहाँ पे
आयोडाइड है, ठीक है। आई नेगेटिव जो कि पहले क्या था, सिमेट्रिकल था, गोल था। अब जब पॉजिटिव चार्ज ने उसको अपनी तरफ खींचा तो वो कैसा हो गया, इस तरीके से ओवल हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा डॉटेड लाइन में। तो ये हो गया पोलराइज्ड जो डॉटेड लाइन वाला है, और ये जो सिमेट्रिकल है वो पोलराइजेशन से पहले का। तो इस वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ गए, पहले वो सारे इधर थे, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बीच में आ गए। बीच में इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक। सो जस्ट एज ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, जैसे सारे कोवलेंट के पास थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ डायपोल मोमेंट होती है, उसी तरीके से सारे आयनिक बॉन्ड्स के पास कुछ पार्शियल या थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और जो कौन बताता है, फजान्स रूल बताता है कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। अब कोवलेंट कैरेक्टर को किससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस पे डिपेंड करती है, पावर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, जो कि तुम्हें ध्यान रखना। तो साइज की क्या हमें पोलराइजिंग पावर क्या दिख रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, साइज अगर तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कैटायन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो द स्मॉलर द साइज ऑफ अ कैटायन एंड लार्जर इज द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड की अलग बात करेंगे। द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, जितना ज़्यादा कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्ट, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक। तब इसको देखो डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एक छोटा सा कैटायन है और एक बहुत बड़ा कैटायन है, और एक इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ी सी दूरी पे है। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच पाएगा, जो छोटा कैटायन है, कि उसका इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा दूर तक वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेज सकता है। यहाँ पे इसका खुद का ही साइज इतना बड़ा है कि बाहर से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी नहीं जाएगी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा पास आ सकता है, तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका होगा, और वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है चार्ज। तो चार्ज तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड बोरॉन 3 पॉजिटिव, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन। सो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और जितना छोटा साइज। फिर मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, हम लोग ये वाले पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। एनायन की बात करते हैं। एनायन के लिए मैंने बोला था पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी होती है, एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू गेट पोलराइज, ठीक है। एबिलिटी कि उसके इलेक्ट्रॉन दूसरा खींच के ले जाए, इस तरीके की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज। उसको पोलराइज करेगा, इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज। सो एक कैटायन है और यहाँ पे भी दूसरा कैटायन है। एक एनायन थोड़ा छोटा सा है और यहाँ पे एनायन थोड़ा बड़ा है।
तो अब अगर एनायन बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बॉडी इलेक्ट्रॉन संभाल के नहीं रख पाएगा, जिससे ज़्यादा आराम से खींच पाएंगे केटायन के थ्रू, ठीक है, ज़्यादा आराम से वो पुल कर पाएगा। और अगर केटायन अगर छोटा हुआ तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, ठीक है। अगर साइज छोटा होगा तो पोलराइजेबिलिटी कम होगी, साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा is the polarizability higher would be the covalent current। से वो है केटायन से, केटायन क्या करेगा, उतनी ही जल्दी उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच ले, तो मतलब कोवलेंट। साइज की बात करें तो साइज तो हमें पता चल गया। और अब चार्ज की बात करें तो लास्ट टाइम में बताया था Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, एनायन होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उतना या चार्ज होगा। कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर पोलराइजेबल। सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट तो उल्टा लिखना चाहिए, कैटायंस लिखना चाहिए। कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हायर पोलराइजिंग पावर। उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कोई, जैसे यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-d1 dn ns नॉट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और एक ये हो गई n-1 dn ns नॉट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं।
अभी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम ब्रोमाइड, इसके बाद BeCl2 BCl। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक है AgCl है और दूसरा है NaCl। सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, और एक है सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से हमें पता लगाना है कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, या कौन कौन ज़्यादा कोवलेंट है और कौन ज़्यादा आयनिक है। तो AgCl और NaCl में से जो एनायन है वो तो सेम ही है, Cl, ठीक है। एनायन सेम होने की वजह से, एनायन सेम होने की वजह से, एक मिनट रुकना, हाँ। एनायन सेम होने की वजह से तो एनायन की पोलराइजिंग पावर पे, पोलराइजिबिलिटी पे डिपेंडेंस नहीं होगी। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सिर्फ Ag के ऊपर और Na के ऊपर। अब इसमें से हमें अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बताया था कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट हमारे पास है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये चीज़ मैंने बोला था कि ये चीज़ याद रखनी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो उस बेसिस पे हमें दिख रहा है कि Ag क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और सोडियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो दोनों में से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? Ag की होगी। तो Ag की क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। Ag की ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, इट मीन्स इट इज़ मोर कोवलेंट। तो वो ज़्यादा ही कोवलेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है LiBr, BeBr2 एंड BeBr3। इसमें से एक एनायन सेम है और हमारे पास कैटायन क्या है, हमारे पास है एक लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड बोरॉन 3 पॉजिटिव। इन तीनों में से हमें देखना है कि किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। अब मैंने साइज तो सेम तुम्हें बना के दिखा दिया, लेकिन साइज सेम है नहीं। बेरिलियम का थोड़ा छोटा होगा और बोरॉन का और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो हमें पता है पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है? बोरॉन 3+ के पास है, फिर बेरिलियम एंड देन लिथियम। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि BeBr3 is more covalent than BeBr2 एज कम्पेयर टू लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या हो गया? मोर आयनिक, एंड ये क्या है? मोर कोवलेंट, ये उससे भी ज़्यादा कोवलेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। NH3H2OHF, वैसे इसमें ज़्यादा केटायन एनायन हो गए, फिर भी चलो देख लेते हैं। NH3H2 और HF है। अब इसमें से बताना है कि हमें ज़्यादा आयनिक कौन है और कम आयनिक कौन है। तो कैसे बताएंगे हम लोग? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? -3 चार्ज है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? -2 चार्ज है। और यहाँ पे फ्लोराइड के पास क्या है? -1 चार्ज है। सो पोलराइजिबिलिटी, जो पोलराइजिबिलिटी होती है, अब यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम ही है, जो कैटायन है वो H पॉजिटिव है, और वो सब केसेस में क्या है? सेम है। बस वहाँ पे एक जगह 2 है, एक जगह 1 है और एक जगह 3 है। सो यहाँ पे हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? पोलराइजिबिलिटी।
जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं कोवलेंट कैरेक्टर भी लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा क्या है, N3 नेगेटिव के पास है। तो N3 नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आराम से हाइड्रोजन के थ्रू खींच लिए जाएंगे। ऑक्सीजन के पास और भी कम चार्ज है, फ्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन क्या होगा, आराम से अपने पास खींच पाएगा। और फ्लोराइड का साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा है और इसमें जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो पोलराइजेबिलिटी फ्लोराइड की क्या होगी, सबसे कम होगी, उसके इलेक्ट्रॉन इतनी आराम से नहीं खींचे जा सकते, जिसकी वजह से क्या होगा कि HF क्या होगा, HF इज मोर आयनिक एंड NH3 इज मोर कोवलेंट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सा ज़्यादा आयनिक है, कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है। ठीक है, अब हमारे पास वापस आ जाते हैं हम लोग BRI एंड AOC वाले कॉन्सेप्ट पे। अब BRI AOC वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे लगता है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्साइड। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑक्साइड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर तुम्हारे पास ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के ऑक्सो एसिड्स नहीं, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड अगर तुम्हें दिख रहे हैं, वहाँ पे तुम बेसिक रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग आयनिक और एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कोवलेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक है H2O एंड H2S, सॉरी ये तो ऑक्साइड नहीं हो गया। ठीक है, SO2 एंड SO3 का कंसिडर करते हैं हम लोग। SO2 एंड SO3 के केस में दो गैसेस हैं, हमें बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो दोनों ही ऑक्साइड्स हैं, तो ऑक्साइड्स हैं तो इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा कोवलेंट होगा, जो ज़्यादा कोवलेंट होगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे सल्फर जो केटायन है इसके पास कौन सा चार्ज है, +4, और यहाँ पे सल्फर के पास कौन सा चार्ज है, +6। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सल्फर के पास कितना चार्ज आएगा, +6 का चार्ज आ जाएगा। और SO2 में 2 ऑक्सीजन है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा सल्फर से, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ जाएगी। अब सल्फर का +4 और +6 होने की वजह से साइज किसका ज़्यादा छोटा है, S6 का साइज ज़्यादा छोटा होगा। क्यों ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि उसमें से उतने ही कम इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गया और उसका पूरा शेल वहाँ पे S6 में गायब हो जाता है। सो स्मॉलर साइज इसका है और इसका क्या है, लार्जर साइज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वो साइज क्या होता जाता है, उतना ज़्यादा छोटा होता जाता है। तो S6 का साइज ज़्यादा छोटा है, साइज ज़्यादा छोटा है तो मतलब क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर की अगर हम लोग बात करें तो S+6 की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, S+4 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, SO3 इज मोर कोवलेंट देन SO2, which means SO3 is more acidic and oxidizing than SO2। तो SO3 क्या होगा, ज़्यादा ही एसिडिक होगी और ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग होगी एज कम्पेयर टू SO2 से। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन।
CO2 ठीक है। इन दोनों के बीच में देखते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो CO2 और NO2 में से कार्बन के पास जो चार्ज है वो +4 का है एंड नाइट्रोजन के पास भी चार्ज क्या है +4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि चार्ज तो दोनों के पास सेम है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, साइज़ की बात करेंगे। तो कार्बन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो C+4 का साइज़ भी क्या होगा, बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू N+4, क्योंकि दोनों में से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने रिलीज़ किया है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि N+4 is smaller than C+4, which means N+4 has higher polarizing power than CO2, तो देन C+4। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर N+4 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C+4। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि NO2 इज मोर कोवलेंट देन CO2, और इससे क्लियरली सजेस्ट करता है कि NO2 इज मोर एसिडिक एंड मोर ऑक्सीडाइजिंग। तो NO2 ज़्यादा ही एसिडिक होगा, ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग हो एजेंट होगा एज कम ऑन द बेसिस ऑफ AOC प्रिंसिपल, एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग एंड कोवलेंट। जो ज़्यादा कोवलेंट है वही ज़्यादा एसिडिक होगा और वही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली देखना है कि किसका साइज़ ज़्यादा छोटा है और किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। जितना ज़्यादा केटायन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही साइज़ उसका छोटा हो जाता है। डाउन द ग्रुप में एग्जाम्पल में देखता हूँ। ठीक है, CO2 SiO2 ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है, इन सब के ऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स बनाया है। इसमें से हमें देखना है विच इज मोस्ट रिड्यूसिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोस्ट रिड्यूसिंग फाइंड आउट करना है। तो मोस्ट रिड्यूसिंग कैसे पता चलेगा, मोस्ट रिड्यूसिंग के लिए मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, AOC एंड BRI। जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा वो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है, और सबसे ज़्यादा आयनिक फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ होगा, फजान्स रूल यूज होगा। तो अब मैं अगर सबके केटायन लिखूंगा तो कार्बन का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिलिकॉन का भी +4, जर्मेनियम का +4, टिन का +4 एंड लेड का +4। अब इनका इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो साइज होगा वो सबसे छोटा किसका होगा, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, एंड Pb+4 का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा साइज है या सबसे छोटा साइज है, तो स्मॉलर इज दिस साइज, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ही ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो ये क्या होगा, मोर कोवलेंट, एंड ये क्या होगा, मोर लेस कोवलेंट या फिर मोर आयनिक। एंड जो ज़्यादा आयनिक है वो क्या होगा, ज़्यादा ये रिड्यूसिंग होगा। तो PeO2 इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। बट ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड्स। जहाँ पे भी तुम्हें ऑक्सीजन के कंपाउंड दिखेंगे ऑक्साइड्स उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए भी एप्लीकेबल ये नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वी कम टू दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
तो आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है कि वो पानी में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो पहली चीज़ है कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड तो वैसे सॉलिड होगा। अब इस सोडियम क्लोराइड को मैं वाटर में डाल दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब यहाँ पे ना दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि NaCl सॉलिड है, ये टूट के बनाएगा Na पॉजिटिव सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव सॉलिड। फिर ये वाटर में जाएंगे और फिर ये हाइड्रेटेड होंगे तो ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे दो स्टेप्स हैं। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, उस सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी है लैटिस एंथैल्पी। और ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये दो तरीके से हुआ है। तो मैं इसका बॉन हेबर साइकिल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो आराम से तो नहीं बनेगी, ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है NaCl सॉलिड, तो पहली सी सॉलिड है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको एनर्जी दूंगा तब ये Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव दोनों सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली हम लोग क्या करें, ये जो क्रिस्टल है उसको तोड़ रहे हैं और किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए होगी तो मतलब इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई होगी और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आएगा वापस। दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे क्या है, Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस और ये डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ लैटिस एंथैल्पी। ये हो गया सॉल्युबिलिटी और ये हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है मेजरली। एक डिपेंड कर रही है लैटिस एंथैल्पी पे और एक डिपेंड कर रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। अब कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी ये डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन। तो केटायन की जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ज़्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास खींच लेता है। एक सेकेंड रुकना। सो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी में लैटिस एंथैल्पी तो होती है पॉजिटिव और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। तो अगर ये ओवरऑल रिएक्शन होनी है तो जो ये जो टोटल सम आना चाहिए इसका सम आना चाहिए नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, RbCl, ठीक है, ये ले लेते हैं। चार का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो पहले बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की एंड देन लेटेस्ट एंथैल्पी और फिर उन दोनों का सम। तो लिथियम क्लोराइड की लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत हाई होती है। इन सब में से सबसे हाई लेटेस्ट एंथैल्पी इसी की है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 4000
किलो जूल। ठीक है। और इसके NaCl की हाई लेटेस्ट एंथैल्पी इससे थोड़ी सी कम होगी, जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 3000 किलो जूल। KCl की 2500 और इसकी 2000 किलो जूल। ठीक है। तो लेटेस्ट एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? लिथियम क्लोराइड की ज़्यादा है। लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी? नहीं कर सकते, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का हमें नहीं पता। और हाइड्रेशन एंथैल्पी सबकी सेम नहीं है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी सबकी सेम होती तो हम लोग बोलते कि सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी। जिसकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए, और वो कम सॉल्युबल होगा। लेकिन ऐसा केस है नहीं। दूसरा केस क्या है कि लेटेस्ट एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एंड सो इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो लिथियम क्लोराइड जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है 6000 किलो जूल। अब ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ इन सबको, और यहाँ पे जितनी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे। फिर NaCl की हो गई फॉर एग्जाम्पल 3.5 4000 लिख लेते हैं। इसकी हो गई 3000 किलो जूल, और इसकी हो गई 2000 किलो जूल। 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 1500 किलो जूल। मैं अज्यूम करो, ये 100% सही डाटा नहीं है, सिमिलर डाटा है, मतलब इसी तरीके से डिक्रीज होता है। ओवरऑल नहीं बता रहा मैं, मतलब आई मीन टू से कि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। सो अब इन दोनों का सम देखते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 2000 किलो जूल नेगेटिव में, ये आएगा 1000 किलो जूल नेगेटिव में, ये आएगा 500 किलो जूल नेगेटिव में, और ये आएगा प्लस 500 किलो जूल पॉजिटिव में। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लिथियम क्लोराइड की जो वैल्यू है, रिएक्शन है, उसका जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। मतलब ये रिएक्शन क्या है? ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो इससे हमें क्लियरली ये पता लग रहा है कि लिथियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि उसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है इतनी ज़्यादा है कि उसकी हाई एंथैल्पी ऑफ लेटिस को कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक है। तो सिर्फ हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं देखेंगे, सिर्फ लेटिस एंथैल्पी नहीं देखेंगे, दोनों का सम हमें देखना पड़ेगा। कुछ केसेस में तुम्हें दिखेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, और कुछ केसेस में लेटिस एंथैल्पी कम होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो जहाँ भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट एंथैल्पी, वहाँ पे वो क्या है? सॉल्यूबल है। और अगर लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो क्या है? इनसॉल्यूबल। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हो गया सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल है, ये भी सॉल्यूबल है, और ये क्या है? इनसॉल्यूबल है। ठीक है। मतलब RbCl क्या होगा? सॉल्यूबल नहीं होगा, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इन दोनों फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मतलब मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे नहीं है, लिख लेने चाहिए थे मुझे। ठीक है। हाँ, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हीट करोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, हीट नहीं करोगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मैं ऐसा सच में होता है ये मुझे नहीं पता, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ दिखाने के लिए कि कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिख दूंगा। कोई और डाउट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड हम सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक बॉन्डिंग होती है जब दोनों के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो दोनों एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन कोवलेंट बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर किया जाएगा
उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इस तरीके से शेयर होता है कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या दोनों का डबलेट कंप्लीट हो जाए। अगर वो फर्स्ट ग्रुप में है तो डबलेट कंप्लीट होगा, सॉरी ड्यूप्लेक्स कंप्लीट होगा, और बाकी सब में है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में की जाती है तो इट इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में फॉर्म होगा व्हेन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is not less than 1 point, is not more than 1.5। 1.5 यूनिट्स के बीच में है। अगर 1.5 यूनिट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस कर दो। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो मतलब 100% कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.5 के आसपास है तो कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, उससे कम है तो ज़रूर बनेगा। तो 0 टू 1.5 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। 1.5 टू 4.0 है तो वो कंपाउंड बन जाएगा आयन। ठीक है, 4.0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ फ्लोरीन की है, और ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। तो या अगर 0 है तो उस नोबल गैस हो सकती है, तो उसका कुछ कंपाउंड तो बनेगा नहीं। सो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉलिंग स्केल पे, पॉलिंग वाज द साइंटिस्ट जिसने सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी थी। तो अगर तुम्हें फाइंड आउट करना हो दो एलिमेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस कर दो। अगर उसकी वैल्यू 1.5 से कम आती है तो वो कोवलेंट बनाएगा, 1.5 से ज़्यादा बन आएगी तो वो आयनिक कंपाउंड 100% बनाएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन इधर है और क्लोरीन क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। याद रखना कि HCl आयनिक कंपाउंड नहीं है, HCl इज ऑलवेज अ कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है और क्लोरीन की अराउंड 2.4 या 2.5 होती है, तो एग्जैक्टली 1.5 आ जाता है और वो कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। तो HCl यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन है, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और इन दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे। अब ऑक्टेट रूल सब लोग फॉलो नहीं करते, मतलब सारे एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल PCl5, तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने ये गलत लिखा है, मैंने तुम्हें बताया था कैसे लिखना है। फॉस्फोरस देखना है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेड होगा। इस तरीके से मैंने लिखने के लिए बोला है, लेकिन अभी मैंने कैसे बनाया, इन पांचों को मैंने अलग बनाया क्योंकि PCl5 में पांचों ये अलग अलग हो जाते हैं। अब 6 क्लोरीन आएंगे, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये सारे क्लोरीन है, इन्होंने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो है
फॉस्फोरस, क्योंकि अब उसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, लेकिन इसने क्या बना लिया है? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। फॉस्फोरस के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो मतलब ये कंपाउंड क्या है? नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं है। PCl5 तो बनता है। इसका मतलब क्या है कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्टेट रूल फॉलो होगा और तभी कंपाउंड बनेगा। ऐसे थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास लिटरेचर में, जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है और उसके बाद भी कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसको हम लोग एक्सटेंडेड कोवलेंट ऑक्टेट रूल बोल सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं PCl3 की बात करूँ तो Cl, तो यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये और ये। और यहाँ पे फॉस्फोरस के पास कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो PCl3 तो एग्जिस्ट करता ही करता है, साथ में PCl5 भी कॉमनली एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे तुम्हें बताना था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे लिखा जाता है। तो ये तुम सबको पता है कि ऑक्टेट रूल के थ्रू लिखा जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इट इज द ओवरलैप। स्टार्टिंग में ऑक्टेट रूल आया था, अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैप कैसे होता है। तो जैसे तुम्हें याद होगा, एस ऑर्बिटल इधर है, एस ऑर्बिटल इधर है, ये दोनों जब ओवरलैप होते हैं तो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, या फिर एस ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद फिर एक पी ऑर्बिटल जब उसके साथ ओवरलैप होता है तो एक सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड बनता है। और ये सारे क्या आते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो हमें ओवरलैप के थ्रू बताना पड़ेगा कि कैसे बॉन्ड बनता है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इधर है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इधर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के बीच में रख देगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के बीच में रख दिया, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ऑक्टेट रूल दिखाने का तरीका है। होता क्या है कि इनके बीच में ओवरलैप होता है। ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और ये वाला एक और हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं। जब वो पास में आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट तुम्हें दिखा रखा है, उसके बाद जैसे ये पास में आते हैं एक दूसरे के पास, तो इनका क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे? क्योंकि दोनों को चाहिए कि उनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो दोनों न्यूक्लियस क्या करें? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये वाला प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये तो इसका खुद ही का हो गया। अ- अब किसी को भी कंसिडर कर लेते हैं, मान लेता हूँ ये 1 है और ये 1 है, इसका 2 है और ये 2 है। तो इसका जो फर्स्ट का जो प्रोटॉन है वो सेकंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सेकंड का प्रोटॉन क्या करेगा? फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या करना है? दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जैसे ये पास में आएंगे इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़ीरो है। मतलब ज़ीरो है तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब जैसे ये पास आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जब वो और थोड़ा पास में आ जाएंगे। जैसे ही वो और पास में आएंगे उनकी एनर्जी और कम होगी, और ये यहाँ से मूव करते करते कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ पे ये पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस है कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रह सकता है। तो अगर मैं इसको लाइन करूँ, आउटलाइन कर दूँ मैं अगर इसकी, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? इतने ज़्यादा पास आ गए कि अब इन्होंने ओवरलैप कर लिया। और ये बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी लाइन बन। हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए और इनके क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ये क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस्ड होती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। इस पॉइंट पे क्या होता है? जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स है, अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के सामने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सामने, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये सॉरी, हाँ, मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक वो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं।
अब क्या होता है, अगर वो इससे ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब उनकी एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है, तो एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। और जब वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाती है, और वो दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो वापस अलग अलग जाते हैं। तो तुम्हें बस यही देखना है कि दो एटम है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो दोनों पास में आते रहते हैं, पास में आते रहते हैं, पास में आते रहते हैं। और उनकी एनर्जी क्या होती है, पहले जीरो थी और फिर वो धीरे 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 डिक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे H2 का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और ये पॉइंट होता है जब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। उसके बाद अगर वो और भी ज़्यादा पास आने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ने लगेगी। फिर ये रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी और इंक्रीज होगी। अगर तुम हाइड्रोजन को ज़बरदस्ती दबाओगे तो वो बॉन्ड उसका टूट जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उस उसका मैग्नीट्यूड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा छोटा हो जाएगा और ओवरऑल बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब दो एटम को ज़बरदस्ती पास लेके आते हैं तो वो बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। ये वाला जो थर्ड वाला दिख रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस्ड है। इससे ज़्यादा पास वो दोनों एटम्स नहीं आ सकते, और यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर की है, और जो एनर्जी है वो कितनी रिलीज होगी, -432 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट ओवरव्यू है कि दिखाने के लिए कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और सॉलिबिलिटी का अगर मुझे पूरा वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो मैं तुम्हें कल और अच्छे से उसे बता दूंगा सॉलिबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।